बेसिकली आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में मॉडल्स ऑफ एटम। यानी एटम को अंडरस्टैंड करने के लिए कितने मॉडल्स दिए गए उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अच्छा, अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने जो एटम के बारे में अंडरस्टैंड किया, हमने कहा जो भी मैटर हमारे पास है उसको आप छोटा सा एक पार्टिकल निकाल लीजिए, ये हो गया आपका एटम। और इस एटम के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ये तो हमने पढ़ा। अब इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स ये किधर होते हैं, ये कैसे आपस में जुड़े हैं, इसके बारे में अभी तक हमें नहीं पता। इसी से रिलेटेड है मॉडल्स। तो मॉडल्स में सबसे पहले जो मॉडल दिया गया वो है, नहीं, जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन हासिल हो गई, दैट इज थॉम्पसन मॉडल। थॉम्पसन मॉडल, जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि ये किसने दिया है, उसका नाम है थॉम्पसन ने। जिस साइंटिस्ट ने ये दिया है उसका नाम है जे जे थॉम्पसन। जे जे थॉम्पसन कहाँ पढ़ा था हमने इससे पहले? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में। हाँ, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी सबसे पहले की थी जे जे थॉम्पसन ने। और उनने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। और कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, कैथोड रेज का चार्ज क्या होता है? और नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये तो था जे जे थॉम्पसन, ये वही वाला थॉम्पसन है। ये इन्होंने एक मॉडल दिया एटम को जानने के बारे में कि एटम कैसा है। ये तो ऑलरेडी पता चल चुका है कि इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। लेकिन ये कैसे होते हैं, किधर होते हैं, ये कैसे जुड़े हैं आपस में, इनसे क्या फायदा है, ये अभी नहीं पता। थॉम्पसन मॉडल क्या होता है, इसका इसके बहुत सारे नाम है। पहले तो नाम जान लेते हैं इसके। एक नाम तो इसका है प्लम पडिंग मॉडल। प्लम पडिंग मॉडल, इसको ये नाम भी दिया गया है। इस तरह से वाटरमेलन, वाटर, क्या बोलते हैं स्पेलिंग मेलोन का? MELON, यस सर। वाटरमेलन मॉडल। तो इसके बहुत सारे नाम हैं इसके। तो ये बेसिकली है क्या, शॉर्टकट में मैं आपको बस एक पिक्चर दिखाता हूँ, बस काम हो जाएगा, वो दिखाता हूँ। ये इस तरह से बेसिकली इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा ये एटम है पूरा, ये आप देख लीजिए डायग्राम पे, ये एटम है। इन्होंने कहा एटम एक सुफेरिकल जैसा है, एक सुफियर जैसा है। सुफियर यस। समझ रहे हैं? सुफियर बॉल, जैसे यस सर। होती है ना, कोई भी बॉल, क्रिकेट बॉल या जो भी, वॉलीबॉल, एक बॉल की जैसा। तो ये सुफियर है। इसी सुफियर में ये जो आप देख रहे हो ना, ये रेड वाला पोर्शन, ये रेड जो है, इसने कहा ये जो है ये आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये रेड, ये रेड। और इसी पॉजिटिव चार्ज में ये जो नेगेटिव है इलेक्ट्रॉन्स, ये एम्बेडेड है, ये डूबे हुए हैं इसमें ऐसे। सो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, an atom is a sphere, is like a sphere where the positive charge is, एम्बेडेड। नहीं, पॉजिटिव चार्ज ये है रेड वाला, एम्बेडेड होते हैं ये नेगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन। अच्छा अच्छा। हाँ, यानी ये पूरा जो है ये है तो पॉजिटिव चार्ज, इसी पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन जो है ये एम्बेडेड है, एम्बेडेड। डूबे हुए हैं। या ऐसे इसको समझ सकते हैं, ऐसे अगर आप इस डायग्राम को देखोगे तो पॉजिटिव चार्ज आपको दिख रहा है ना हर जगह एक जैसा, यस सर। तो बोलते हैं यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आप समझते हैं? यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? एक जैसा। हाँ, मतलब अगर आप इस स्फीयर को देखोगे, ये पहले ये देख लो, ये ज्यादा इजी है। मतलब हर जगह देखो ना पॉजिटिव, जैसे सिमिलर, हर जगह सेम है, एवरीवेयर सेम। यस सर। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म। पॉजिटिव चार्ज। तो रेड वाला जो पोर्शन है, मतलब और भी यहाँ पे भी हो सकता है प्लस, इधर भी हो सकता है प्लस, इधर भी। यस सर। चार्ज हम जानते हैं, पॉजिटिव चार्ज एटम में किसका होता है?
प्रोटॉन। प्रोटॉन का। तो ये सारा जो है ये प्रोटॉन ये डिस्ट्रीब्यूटेड है ऐसे। इसी डिस्ट्रीब्यूशन में, इसी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में ये इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड, एम्बेडेड। जैसे डूबे हुए हैं पानी में, ये दे आर एम्बेडेड। यस। ठीक है, इसकी एग्जांपल ये समझा रहे हैं, जैसे लाएगा वाटरमेलन। ये देखिए सबसे आसान समझने का तरीका है वाटरमेलन। वाटरमेलन। वाटरमेलन आपने कभी खाया है? यस सर। हाँ, तो फिर तो कमाल किया आपने। तो वाटरमेलन में ये जो रेड देख रहे हैं आप, ये वाला, ये जो खाने की चीज, ये रेड जितना भी इसमें होता है खाने वाला, ये प्रोटॉन। पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्म। ठीक, और इसके बीच में ये बीज जो है ना, बीज रेड वाले, ये इलेक्ट्रॉन होंगे। सीड्स। हाँ, इसलिए इसको बोलते हैं वाटरमेलन मॉडल। यस। अच्छा, और एक एग्जांपल इसकी ये है, केक आप देख रहे हैं इधर, यस सर। केक आपने खाया कभी? यस सर, इसमें वो ऊपर से रेजिन। हाँ, केक में बीच बीच में होते हैं ना, वो बीच बीच होते हैं, वो जो कभी सीड्स होते हैं, या कभी बादाम होते हैं, यस सर। कभी किशमिश वगैरह। किशमिश होते हैं। तो वो जो सारी चीजें इसमें बीच बीच में है, ये मान लो इलेक्ट्रॉन्स, और बाकी जो पूरा केक है, रेस्ट ऑफ द केक, दैट इज योर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। यस। तो इस बेस पे ये था पूरा मॉडल, शॉर्टकट में, इसमें ज्यादा परेशान लेने की जरूरत नहीं। दैट वाज बेसिकली द थॉमसन्स मॉडल। ठीक, थॉमसन। इसने ऐसे बोला। अच्छा, अब इसे फायदा क्या हुआ, व्हाट वाज द ओवरकम, ओवरऑल क्या फायदा मिला इससे लोगों को, या आप कहिए कि क्या इंफॉर्मेशन हमें हासिल हुई फ्रॉम द थॉमसन्स मॉडल। थॉमसन्स मॉडल से हमें एक चीज पता चली। मैं वापस चलता हूँ इस डायग्राम पे। तो इसके अकॉर्डिंग जितना इसमें पॉजिटिव चार्ज है, उतना ही नेगेटिव चार्ज भी है। नेगेटिव। हाँ, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज एटम में है, जितने प्लस प्लस है, उतने ही इसमें नेगेटिव भी है। मतलब इट बिकम्स न्यूट्रल, इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यस। इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो थॉमसन मॉडल के अकॉर्डिंग जो एटम होता है, दैट एटम इज बेसिकली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। न्यूट्रल। फायदा मिला। सो व्हाट इज द आउटकम ऑफ थॉमसन्स मॉडल? the atom is electrically neutral. तो एटम्स बेसिकली होते हैं न्यूट्रल। बस ये इसमें जो मेन फायदा था आउट ऑफ दिस, ये जो पूरा मॉडल था इसका, ये जो थॉमसन्स मॉडल है। इसके अलावा इसमें कोई मेन चीज पढ़ने लायक नहीं है, या कोई ऐसा क्वेश्चन इसमें आता नहीं इतना ही बताए थे। बस, मतलब ज्यादा से ज्यादा अगर क्वेश्चन आएगा तो इसका नाम क्या है, प्लम पडिंग, पडिंग भी बोलते हैं इसको, वाटरमेलन भी बोलते हैं, और इसका ओरिजिनल नाम है जे थॉमसन ने दिया था इसको। और इससे जो फायदा हासिल हुआ कि इससे हमें ये पता चलता है कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। मतलब जो भी एटम होता है ना, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मतलब नॉर्मल स्टेट में। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो इससे अच्छा मॉडल दिया था, जो सेकंड मॉडल था, सेकंड मॉडल, दैट वाज गिवन बाय रदरफोर्ड। तो उसका नाम है रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। तो सेकंड मॉडल इज गिवन बाय, या रदरफोर्ड, जैसे भी आप, कुछ लोग रदरफोर्ड पढ़ते हैं, कुछ रदरफोर्ड, जो भी है, कोई इतनी परेशानी नहीं है साइंस में। रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, इसके बारे में क्वेश्चंस आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इस मॉडल में इन्हें किया क्या, बेसिकली सबसे पहले देखिए इन्हें किया क्या। इसने एक काम किया, इसने इस मॉडल में एक पार्टिकल का यूज किया, इसको बोलते हैं एल्फा पार्टिकल। इस मॉडल में एल्फा पार्टिकल, या इसको अल्फा रे भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है अल्फा रेज, इसका इसने यूज किया। पहले तो ये बात, अब आपके क्वेश्चन माइंड में आ रहा होगा ये अल्फा पार्टिकल का क्या मतलब। यस। अल्फा पार्टिकल का मतलब है, जैसे ऐसे समझो आप शॉर्टकट में, जैसे ये आपका दूसरा एटॉमिक नंबर किसका है, हीलियम। तो ये बेसिकली मान लो ये इट्स ए हीलियम, इट्स लाइक हीलियम, जैसे हीलियम होता है ना, तो यस। हीलियम, अब हीलियम में, अब ये क्योंकि हमने ये पढ़ा नहीं, अभी मैं, ये आगे आएगी इसकी डिटेल, मैं आपको बताता हूँ। एटम में होते हैं दो पार्ट्स, एक होता है एक सेंटर पे न्यूक्लियस, ये आगे आएगा, पर तो मुझे यहाँ पे बताना पड़ा मजबूरी में। एक न्यूक्लियस होता है सेंटर में, और बाकी सारा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, ये न्यूक्लियस के बाहर जो है ना, ये सारा,
इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ये इसकी डिटेल आगे आएगी, लेकिन मुझे मजबूरन यहाँ बताना पड़ रहा है, इसमें Yes. आगे मॉडल आएगा। तो एक तो होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस से बाहर जो भी स्पेस है इसको बोलेंगे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ये सारा तो पूरा मिलके बनाते हैं एटम। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इधर इधर सारा, और न्यूक्लियस में होते हैं दो चीजें, एक न्यूट्रॉन और दूसरा Proton. हाँ। ये मैं अभी आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ, अभी हमने ये पढ़ा नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ अभी से, कुछ मुझे यहाँ पे जरूरत पड़ गई। ये तो हो गया हमारा तो न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, एक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, Proton. दोनों के को मिला के बताया जाता है, दे आर कॉल्ड न्यूक्लियस। Nucleon. Yes. एनीथिंग दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, दैट्स कॉल्ड न्यूक्लियन। तो चूंकि न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, एक न्यूट्रॉन और एक proton. मतलब एक नहीं, मतलब जितने भी होंगे। Yes sir, मतलब ये दो present. बोलने में आता है एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन, तो इनको बोला जाता है न्यूक्लियॉन्स। ठीक है। अब अगर मैं ले लूं हीलियम का न्यूक्लियस, हीलियम की न्यूक्लियस का सॉरी हीलियम का एटम, इसमें एटॉमिक नंबर क्या है, 2. 2। एटॉमिक नंबर 2 मैंने कल बताया था, एटॉमिक नंबर 2 Z इज इक्वल Z. टू, इसका मतलब क्या है, Number of electron. इससे मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें होंगे और Proton 2. 2 प्रोटॉन्स होंगे। ठीक। Yes sir. अच्छा, हीलियम का आपको मास नंबर पता है, ये तो हो गया एटॉमिक नंबर। मास नंबर इसका पता है आपको, इसका मास नंबर होता है 4। 4. डिटेल आगे आएगी, अभी जरूरत पड़ रहा है मुझे इसलिए बता रहा हूँ। इसका मास नंबर क्या होता है, 4. 4। अब मैंने कहा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। मास नंबर का रिलेशन होता है न्यूक्लियस के साथ, ये न्यूक्लियस के साथ। तो मास नंबर इज बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, Neutron. या ऐसे लिखो अगर आपको मुश्किल हो जाएगा, P प्लस N। ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एटम, इसको बोला जाता है मास नंबर। Mass number. इसको हम लिखते हैं बाय, अगर मुझे अभी सही याद हो, इसको एक्स से लिखा जाता है, A. ए से लिखा जाता है। हाँ, Yes sir. बड़े दिनों बाद ये आज पढ़ रहा हूँ, उसको ए से लिखा जाता है। ठीक है, तो इसको बोले मास नंबर। अच्छा, अब मैं क्या क्या बता रहा था आपको, ये जो अपना हीलियम, इस एलिमेंट का हीलियम एटॉमिक लेते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 2 हो गया, मास नंबर कितना है, 4। तो मास नंबर का मतलब है कि P प्लस N इज इक्वल टू 4। 4. हीलियम के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने, 4। 4. अब मुझे आपको बताना है इसमें कितने प्रोटॉन्स हैं, बताओ प्रोटॉन्स कितने होंगे इसमें। 4. ये बताएं आप, इधर हमने क्या 2. पढ़ा है। 2. हाँ, हमने बोला ना एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। Electron. तो प्रोटॉन्स तो ऑलरेडी 2 है, 2. Yes. तो न्यूट्रॉन्स कितने होंगे अब, 2. 2, क्योंकि 2 प्लस 2 हो गई 4। 4. तो अगर आपको प्रोटॉन्स पता है आप न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं, Yes. आपको न्यूट्रॉन्स पता है तो आप प्रोटॉन्स निकाल सकते हैं, लेकिन जब आपको मास नंबर पता हो। ठीक है, या Yes. अगर आपको न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर पता है तो आप मास नंबर पता कर सकते हो। तो पता ये चला कि ये जो हीलियम है, तो हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। ये जो अल्फा पार्टिकल है, इसका दूसरा नाम है हीलियम न्यूक्लियस। क्या है इसका नाम, Helium nucleus. न्यूक्लियस। आई बात समझ, मतलब हीलियम एटम में 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दो, दोबारा समझिए आप, हीलियम एटम में 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दो तो क्या बचेगा, 2. 2 प्रोटॉन बचेगा। 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। यस सर। एटम में, पूरे एटम में 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दो बाहर। इलेक्ट्रॉन्स इधर होंगे ना, इधर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में, इधर इधर इस पार्ट में, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स हम निकाल रहे हैं बाहर। तो अब एटम में क्या बचा, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में अब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है क्योंकि वो हमने अपने बाहर निकाल दिए। हीलियम न्यूक्लियस में टोटल 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स है। तो अल्फा पार्टिकल इज बेसिकली कॉल्ड एज हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम न्यूक्लियस। नाम क्या है, हीलियम न्यूक्लियस। हाँ, ये मुझे आज समझाना पड़ा, असल मुझे पढ़ाना नहीं था।
तो अल्फा पार्टिकल का मतलब हो गया हीलियम न्यूक्लियस, इसको याद रखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हीलियम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। तो क्या किया रादरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में? इनने हीलियम यानी इसने अल्फा पार्टिकल का यूज किया। अब आप बताओगे अल्फा पार्टिकल इसने कहां से लाया? अल्फा पार्टिकल को, ये अल्फा पार्टिकल हमें कहां से मिलता है? इसके लिए हमें चाहिए एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट। क्या चाहिए? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो ये अल्फा पार्टिकल इन्होंने लाया रेडियो एक्टिव एलिमेंट से। रेडियो रेडियो एक्टिव रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट कोई आपको याद हो अभी तो बताएं। रेडियम, रेडियम और फ्रांशियम भी है। रेडियम की तरह कौन से ग्रुप में? एस ब्लॉक। इसकी जरा ग्रुप बताओ इसका। 7। 7। कहाँ है 7 ग्रुप में? 2 है ना, 7th पीरियड है ना, 7। हाँ, मुझे आप ग्रुप बताओ। ग्रुप नंबर 2। यस ग्रुप सर। नंबर 1 होता है एल्कली मेटल, इसका नाम क्या है? एल्कली। एल्कली मेटल। ग्रुप नंबर 2 का क्या नाम है? एल्कली अर्थ मेटल। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अल्काइन अर्थ मेटल या अल्कली अर्थ मेटल। इसी ग्रुप में यानी ग्रुप नंबर जो आपका दूसरा वाला है, इसी में आपका रेडियम है, इधर ये है रेडियो एक्टिव। ठीक है, रेडियो एक्टिव का मतलब ये बाय नेचर, जैसे आप मान लो इधर रख लो इस एलिमेंट को, ठीक है, तो ये इमिट करेगा कुछ रेज, और ये रेज होती है हार्मफुल। रेडियो एक्टिव का इतना आप समझो अभी, ठीक है, इतना मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या करता है, ये ऑटोमेटिकली बाय नेचर, जैसे ही कहीं पे मान लो ये जमीन के अंदर है, तो किसी बंदे ने जमीन खोदी, उन्होंने जमीन ऊपर से हटाई, तो जैसे ही ये खुल गया ना बाहर, तो ये ऊपर से रेज निकलेगी बाहर। तो ऐसे एलिमेंट को बोला जाता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट, और ये रेज होती है हार्मफुल, यस सर। कैन काज कैंसर, मतलब इंसान मर जाएगा, दे आर वेरी वेरी हार्मफुल। तो इसमें से एक है आपका रेडियम। इस तरह से बहुत एक कॉमन एग्जांपल है, दैट इज कॉल्ड एज यूरेनियम। ये इंपॉर्टेंट है, यूरेनियम, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखो। और यूरेनियम का एटॉमिक नंबर है 92, ये आगे आएगा ये डिटेल कहीं पे इसी चैप्टर में, ठीक है। तो इसी तरह से उन्होंने कोई एलिमेंट लिए, वहीं से अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं। क्लियर बात? इन रेस से। इन नहीं नहीं, इन मटेरियल से, इन एलिमेंट से, यूरेनियम या रेडियम, इनसे जो रेज निकलती है, उन रेज में अल्फा पार्टिकल भी हो सकते हैं, बीटा पार्टिकल भी हो सकते हैं, गामा गामा पार्टिकल भी, लेकिन इसने वहां से निकाले अल्फा पार्टिकल्स। पार्टिकल्स। अब मुझे आप ये मत बताओ अभी कि इनने कैसे निकाले, वो फिर पूरा चैप्टर मुझे पढ़ाना पड़ेगा। फिलहाल अभी ये इसका चैप्टर नहीं है, बस याद रखो कि वहां से निकल गए अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। ओके और सर। इसने अपने एक्सपेरिमेंट में यूज कौन सा किया, रेडियम किया कि यूरेनियम? इसने अपने एक्सपेरिमेंट में रेडियम का, रेडियम यूज किया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसने अपने एक्सपेरिमेंट में रेडियम को यूज किया। रेडियम, रेडियम का क्या है ये सिंबल? और ए। हाँ, रेडियम का सिंबल है, एक सेकंड में कोई मैसेज आ रही है। तो रेडियम का सिंबल आर ए। तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में रेडियम को यूज किया एज अ रेडियो एक्टिव मटीरियल, तो उसी से निकल गए, क्या निकल गए इसे, अल्फा अल्फा पार्टिकल। पार्टिकल, यहाँ से, विच इज एक्चुअली हीलियम न्यूक्लियस। ठीक है, ये तो डिटेल हो गई क्लियर। अब इन्होंने क्या किया, इसी अल्फा पार्टिकल को इसने बम्बार्ड किया, डाला किसी पर, स्ट्राइक किया इसको। इसने लिया एलिमेंट गोल्ड, क्या लिया? गोल्ड। गोल्ड का एटॉमिक ये सिंबल क्या है? एयू। हाँ, एयू। ये इंपॉर्टेंट है, इसने लिया गोल्ड। अब जब इसने मटेरियल लिया गोल्ड, इसमें बहुत सारे एटम्स होंगे, यस सर। इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, बहुत सारे एटम्स होंगे इसमें। मतलब मान लो इसने गोल्ड का एक छोटा सा एक पीस, थिन लेयर लिया, ऐसे छोटी सी थिन लेयर गोल्ड की, तो इसमें बहुत सारे एटम्स होंगे ना गोल्ड के। यस सर। इसी पे इसने क्या किया, बम्बार्ड या स्ट्राइक किया अल्फा पार्टिकल्स को, ऐसे बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स, ऐसे, या अल्फा रेज, ठीक है, ऐसे।
तो इसने एक्सपेरिमेंट में देखा क्या बेसिकली, ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए। इसने अपने एक्सपेरिमेंट में इस तरह कुछ देखा, पहले मैं इनको हटा रहा हूं। इसने देखा इस तरह से, इसने देखा कि कुछ रेज तो ऐसे सीधे पास हो जाती हैं, ऐसे कुछ रेज सीधे पास हो जाती हैं, ठीक है। कुछ रेज ऐसे स्ट्राइक करके ऐसे ऐसे, और कुछ रेज ऐसे देखा उसने यहां, और फिर फिर वापस। बिल्कुल वापस, यानी ऐसे स्ट्राइक करके बिल्कुल पैरेलल इन दी अपोजिट डायरेक्शन। और कुछ रेज इसने इस तरह से देखी इधर, और ऐसे 90 डिग्री। अब ये समझने लगा ये क्या मसला है, हमें पूरा समझना है। यहाँ पे क्या है, बहुत सारे एटम्स, ठीक है। यहाँ पे जो इसने गोल्ड लिया ना, गोल्ड का एक थिन लेयर, यस सर। थिन लेयर इसने लिया गोल्ड का। इसमें जब इसने एक्सपेरिमेंट देखे थे, उसने इस एक्सपेरिमेंट को समझने की कोशिश की, इसका क्या मतलब है। इसने निकाला कंक्लूजन, और फिर अपना मॉडल दिया। इतना बात आपको समझ आई, इसने क्या किया यस सर। इस एक्सपेरिमेंट से। इसने कंक्लूजन निकाला कि यार इसके क्या मतलब है। जैसे मान लो ना, अगर कहीं पे हम बैठे हैं, अब आप देख रहे हो कि नीचे से पानी जा रहा है ऊपर, तो एक आम आदमी भी सोचेगा ना, ये क्या बात होगी, यस सर। तो ये सोचने लगेगा। इसी को बोलते हैं रिसर्च। यानी नीचे से पानी जा रहा है, ये तो बड़ा अजीब है। तो इसके एक्सपेरिमेंट में जब चीजें देखी, तो ये सोचना शुरू कर दिया ये क्या मसला है। तो इसको दिमाग में कुछ चीजें आ गई, तो इसी का नाम उसने दिया राथरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। क्या दिया। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ हाँ। एटम। हाँ, तो वो मैं आपके साथ इधर लिख लेता हूँ, वो क्या है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। ये मैं हटा लेता हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये हो गया क्या। तो वो मॉडल में क्या क्या पॉइंट्स है, उनको हमें रिमेंबर करना है। एक्सपेरिमेंट बस इतना ही था इसका शॉर्टकट। ये कुछ रेडिएशन बराबर वापस जा रही है, कुछ थोड़ा सा टेढ़ा ऐसे, कुछ 90 डिग्री पे, ये क्या मसला है। तो इसने पॉइंट नंबर 1 दिया ये। उसने कहा कि जो बेसिकली हमारा एटम होता है, एटम के सेंटर पे कोई मास होता है ऐसे, एटम के सेंटर पे कोई मास होता है, यानी कोई एक एरिया होता है सेंटर पे, और उस एरिया में सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है। क्या बता रहा है, पहला पॉइंट क्या बताया इसने, कि एक एटम में एक सेंटर पे एक कोई एक एरिया है, एक मास है। उसमें से पॉजिटिव चार्ज। हाँ, उस मास में क्या है प्रेजेंट, पॉजिटिव चार्ज, ठीक। ये यस सर। है। यस इस सर। पॉजिटिव चार्ज का इसने नाम दिया भैया, ये हो गया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। ठीक है। यस। पहला पॉइंट क्या बोला इसने, कि जो भी एटम है, एटम में एक कुछ मास इज सम मास इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर, कुछ मास सेंटर पे आ जाता है, और उस मास में सिर्फ पॉजिटिव चार्ज होता है, और उसने इस मास का नाम दिया न्यूक्लियस। तो ये तो हो गया इसका पॉइंट नंबर 1, ठीक है। उसने ये निकाला। अब इसे आप अब समझोगे इससे क्या फायदा हो गया, इसने कैसे, फिर रेडिएशन क्यों जा रही है इधर की उधर। अब देखिए हमें क्या बता रहे हैं। अब रेडिएशन अगर इस एटम पे अगर रेडिएशन पड़ जाए, इसको आप समझिए, अगर रेडिएशन इधर आ जाए इधर, ठीक है, क्लियर। यस सर। रेडिएशन कौन सी है, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल्स। मैंने बताया आपको अल्फा पार्टिकल इज हीलियम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। हीलियम न्यूक्लियस, ठीक। यस। मतलब ये यहां से बेसिकली ऐसा आ रहा है, ये आ रहा है 2 पॉजिटिव और 2 न्यूट्रॉन, यही है ना। यस। ये इसमें बम्बार्ड कर रहा है। अब ये भी न्यूक्लियस है ना, इसका चार्ज क्या होगा, प्लस। यस सर। ये हीलियम का न्यूक्लियस है ना, तो जब ये प्लस और प्लस के साथ टकराएगा तो क्या होगा, जब लाइक चार्जेस आपस में टकराते हो तो क्या होता है, रिपेल करते हैं। हाँ, तो रिपल्सन हो जाता है, तो रिपल्शन हो जाता है। तो रिपल्शन का मतलब भैया ये जाएंगे वापस। वापस। ये इसने कंक्लूजन, इसने कहा हाँ अच्छा। ऐसा हो सकता है, अगर अगर यहाँ सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज हो, तो जो रेडिएशन यहाँ से निकलेगी वो 100% वापस आएगी। इसको बोलते हैं जैसे अच्छा, एंगल क्या है इन रेडिएशन के बीच में, देखो इसकी डायरेक्शन, एक की डायरेक्शन ये है, दूसरा अपोजिट है, दोनों के बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री। 90 डिग्री तो हो गई ये, 90 डिग्री। देखो ये हो गया आपका, अब मुझे याद भी नहीं है आजकल, प्रोटेक्टर, ये इससे, ये हो गया 90, ये। सर इनके बीच में।
ऐसे सुनो आप। अच्छा मुझे आप बताओ, ये इनके बीच में एंगल क्या है, इनके बीच में? 180। हाँ ये हो गया 180। अच्छा ये कितना एंगल हो गया, ये वाला, ये? 90। हाँ नहीं नहीं, 90 तो मैंने दिखा दिया आपको, 90 तो ये हो गया। 90 के बीच में मैंने आधा कर लिया तो गए 45 डिग्री, यस सर। 45 डिग्री। 45 डिग्री। ठीक है, इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आगे वेक्टर्स पे आपके क्वेश्चन आते हैं। अच्छा ये कितना एंगल होगा? यहाँ से भी होगा 45। यहाँ से हो गया 45, ये कितना हो गया, ये ये 90 प्लस 45, सिंपल। ये 90 और ये 45, कितना हो गया 90 प्लस 45? 90 प्लस 45 हो गया 5 और 9 13, 135। 35। 135। तो ये 135। यस ठीक सर। है, तो इनके बीच में 180 है। अब इसको मैं ऐसे कर रहा हूँ, इसके बीच में एंगल क्या बना, इन दो के बीच में? 0 डिग्री है ना? यस सर। आप समझ रहे बात? ये 0 डिग्री है ना ऐसे। देखो जब ये 45 बन गया, अब इसको नीचे लेके आ जाओ, एंगल फिर हो गया कम, 12.5। हाँ फिर तो हो जाएगा। यस सर। है ना, ये तो ये जीरो यस सर। डिग्री एंगल है। या आप कह सकते हो दे आर अपोजिट, यानी अगर ये अपोजिट है तो 180, अगर ये सेम डायरेक्शन में है तो 0 डिग्री। 0 डिग्री। मतलब अगर ये दोनों का ऐसे समझे, अगर दोनों का वेक्टर सेम डायरेक्शन में ना तो 0 डिग्री। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इसका अपोजिट जा रहे हैं। ये ऐसे आ रहा है और ये ऐसे वापस जा रहा है, मतलब एक ऐसे है एक ऐसे है, तो एंगल क्या होगा? 180 डिग्री। हाँ, तो 180 आप कह सकते हैं इनका एंगल है। तो ये जो ये वाले अल्फा पार्टिकल्स है, जो न्यूक्लियस के सीधे न्यूक्लियस पे स्ट्राइक जिनने किया, तो ये रिफ्लेक्ट होके आएंगे थ्रू 180 डिग्री। तो इन्होंने कंक्लूड किया कि सेंटर पे, एटम के सेंटर पे एक न्यूक्लियस होता है जिसका चार्ज है प्लस, मतलब वहां पे प्रेजेंट है प्रोटॉन। ठीक है, तो इसने इसका नाम दिया न्यूक्लियस, ये भी इसने नाम दिया। यस। ये क्लियर? यस सर। समझ आ गई? यस सर। अच्छा, फिर इसने साथ में बोला, चूंकि अब इसने दूसरा यहाँ चीज देखी कि बहुत कम रेडिएशन ऐसी थी, बहुत कम, जो वापस आ गई ऐसे, मतलब ऐसे फिर ऐसे, मतलब ये बहुत कम थी। इसने बोला इसका मतलब है कि एक न्यूक्लियस में ये जो जगह है ये बहुत छोटी है, ये वाली, यानी इस न्यूक्लियस ने बहुत कम जगह पकड़ी हुई है एटम में, ये इस न्यूक्लियस ने। तो इसने कंक्लूड किया और एक पॉइंट, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय न्यूक्लियस इज वेरी वेरी स्मॉल। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय न्यूक्लियस इन एन एटम इज वेरी वेरी स्मॉल। क्लियर? ये दूसरा कंक्लूजन। यस। हाँ देखो, आप अगर बुक पे पढ़ोगे तो उसने एक साथ भी लिखा होगा, लेकिन इफ यू नो दिस आप खुद लिख सकते हो आंसर है दूसरा कंक्लूजन। यस सर। ठीक है, बात यस। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, फिर आप अपने हिसाब से लिख सकते हो किसी भी यस क्वेश्चन सर। का। इतनी परेशानी साइंस में नहीं होती। ठीक है, अच्छा, तो इसने क्या किया दूसरा पॉइंट, कि ये जो न्यूक्लियस है इस इनका। कम जगह पकड़ी, यस सर। वॉल्यूम ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय न्यूक्लियस इन दैट मींस वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, यस। अब जब वेरी वेरी स्मॉल है तो मैं लिखूंगा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय न्यूक्लियस, इज वेरी स्मॉल। ऑक्यूपाइड बाय न्यूक्लियस स्मॉल। देखो एक स्मॉल होता है लेस देन, ऐसे लेस देन वॉल्यूम ऑफ एटम, एक तो होगा ऐसे लिखेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज लेस देन वॉल्यूम ऑफ एटम। एटम। दूसरा मैं लिखूंगा ऐसे, इसका क्या मतलब है, वेरी वेरी स्मॉल। लेस देन लेस देन लेस देन, यस मतलब सर। ये जो क्वांटिटी है ये, बहुत ही छोटी। दिस इज लेस देन वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम। सो इसने ये वाला बोला पॉइंट कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय न्यूक्लियस इज वेरी वेरी स्मॉल देन वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम। एटम। इसका मतलब ये है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल का मतलब, बहुत कम। मतलब जीरो के बराबर, यस सर। क्लोज टू जीरो, ना के बराबर। कहते नहीं यार इसकी, मतलब इसका कोई वैल्यू ही नहीं। 0 से भी कम। नहीं नहीं, जीरो से कम नहीं, मतलब मतलब। ऑलमोस्ट जीरो, जीरो यस के सर। नजदीक। ठीक है, तो पॉइंट इसने बताया कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ दिस होल एटम। इधर बात समझ आई? यस सर। तो मैं इनको हटा लेता हूँ दोबारा, मैं पहले ये सब हटा के, तो पॉइंट नंबर 1 क्या था जरा बताओ, पॉइंट नंबर 1 क्या था?
एक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते। नहीं नहीं, ये काम बोला मैंने पॉइंट नंबर। पहला पॉइंट क्या बोला मैंने? इनका जो पहला पॉइंट था रदरफोर्ड का, वो क्या था? कौन वो अल्फा पार्टिकल्स का यूज किया उन्होंने? वो तो एक्सपेरिमेंट हो गया। अगर आपको बताना हो कंक्लूजन, इसका आउटपुट क्या था, इसने रिजल्ट क्या दिया? रिजल्ट इसने ये दिया, पहला, एक एटम में एक स्मॉल वॉल्यूम होता है सेंटर पे, न्यूक्लियर, इसमें पॉजिटिव प्लस चार्ज चार्ज होती है। होता है, हाँ। उसको कहा उसने, इट्स कॉल्ड न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस। तो पॉइंट नंबर वन। फिर उसने बोला कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय न्यूक्लियस इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। नेग्लिजिबल एज नेग्लिजिबल। कंपेयर्ड टू द वॉल्यूम ऑफ एटम। हो गई दो चीजें, ये तो इसको समझ आ गई। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट पे। अब तीसरा पॉइंट ये क्या बता रहा है? इसने बोला अगर ये जो रेज जा रही है इधर, इसका क्या मतलब है? जरा मुझे आप बता सकते हैं इसका क्या मतलब है? रेज सीधे जा रही है, बहुत सारी रेज सीधे जा रही है। अल्फा रे। हाँ मतलब अल्फा, जो हमने अल्फा पार्टिकल इसने डाले ना इस पे, यस ये सर। गोल्ड प्लेट पे या गोल्ड फॉइल पे, बहुत सारी रेज जा रही है सीधे ऐसे। इसका मतलब है एटम में बहुत सारी जगह इधर खाली है जिधर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, ये पूरा खाली है। ये ये जो वापस जा रहे हैं इतने, किस वजह से रेज जा रही है वापस? प्लस चार्ज की वजह से, यस सर। प्लस रिपल्शन की वजह से। जो सीधे जा रही है इनका मतलब यहाँ कोई प्लस चार्ज नहीं है। पॉजिटिव चार्ज नहीं है। हाँ, तो बहुत सारा एरिया एटम में खाली है जहां कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है। इसने यस। ये कंक्लूजन निकाला कि न्यूक्लियस से बाहर ये जो पोर्शन है, जिसको मैंने कहा था अभी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, इसमें बहुत सारी जगह खाली है जिधर कोई प्लस चार्ज नहीं है। इसने कहा इधर ही होगा आपका इलेक्ट्रॉन। क्या बोला इसने? कि इलेक्ट्रॉन इसी स्पेस में इस present है। स्पेस में है। ठीक है। यस तो सर। पॉइंट नंबर टू इसने बोला कि न्यूक्लियस से बाहर जो भी स्पेस है उधर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, उधर ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। बात समझ आ रही? क्लियर? यस सर। अच्छा। अच्छा, अब तीसरा पॉइंट ये तो हो गया इसका। अच्छा, और एक पॉइंट उसने बताया। अब ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है, इसने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसने कहा इलेक्ट्रॉन्स मोशन में है, ये एक जगह नहीं रुके। ये जो हमारे पास ये जो अभी था ना, ये केक जो, ये जो बेचारा था, ये खरबूजा, यस सर। खरबूजे में तो ये बेचारे बैठे हैं एक जगह पे। खरबूजे में आपने कभी इसको काटा है खरबूजा? यस सर। वो बेचारे एक जगह बैठे रहते हैं। यस सर। अब एक जगह इसने कहा नहीं है, एक जगह बैठे नहीं है, ये बेचारे घूम रहे हैं। चलते हैं, हाँ, मोशन में होते हैं। इसने कहा मोशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की। अब ये कैसे घूम रहे हैं इसके आसपास ये नहीं पता फिलहाल, बहरहाल ये घूम रहे हैं। ठीक है। तो इसका एक पॉइंट था कि न्यूक्लियस से बाहर जो स्पेस है उसमें इलेक्ट्रॉन्स है और इलेक्ट्रॉन्स मोशन में होते हैं। यस। ठीक है। फिर उसने एक, मतलब ये इसने ऐसे ही बता दिया कि वो घूम रहे हैं एक खास और पाथ, और एक खास पाथ पे ये घूम रहे हैं। उस पाथ का इसने नाम दिया ऑर्बिट। और ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे, और ये घूम ही रहे हैं कयामत तक, ऐसे घूम रहे हैं पूरे ऐसे। और जगह इसको बोलते हैं ऑर्बिट। तो इसने दिया कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट्स, जो कि इतना क्लियर नहीं है अभी, लेकिन उसने बोला ऑर्बिट्स आर प्रेजेंट। ऑर्बिट्स कहाँ होते हैं दुनिया में और प्रेजेंट? ऑर्बिट्स ऊपर, मतलब हाँ, यूनिवर्स में। स्पेस में। स्पेस में, जैसे ये सन हो गया, इधर बनाते हैं, यस सर। ये सन हो गया, और सन के आसपास होती है ना वो ऑर्बिट्स, उसमें अर्थ भी घूम रही है ऐसे, अर्थ, और फिर ऐसे मून भी होती है, प्लैनेट। मून भी होती है। तो जिस तरह से सोलर सिस्टम में ऑर्बिट्स होती है, उसने कहा इधर भी एटम में ऐसी ऑर्बिट्स होती है। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। ठीक है। तो ये तो उसका था पॉइंट नंबर 4। फिर उसके बाद उसने क्या बोला, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसने बोला ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में कोई फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स। क्या बोला इसने? इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स है। फोर्स होती है, इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं जाता, ये अपनी ही ऑर्बिट में रहता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। मतलब नहीं, इंटरमॉलिक्यूलर अभी तो वो आ गई नहीं, अभी तो मॉलिक्यूल का कॉन्सेप्ट ही नहीं आया। न्यूक्लियस के बीच में और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स। उसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं जाता, ये अपने ऑर्बिट में ही रहता है, ऐसे घूम रहा होता है ऐसे। अच्छा। अभी मॉलिक्यूल का तो पॉइंट ही नहीं आया था। बात समझ आ रही क्या बोला इसने? यस सर।
ने बोला ये जो इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट्स में होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में हमेशा एक फोर्स रहता है, अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, यस सर। समझ आ गई? उसकी वजह से क्या होता है, देखो ये भी चांस था ना कि इलेक्ट्रॉन इधर इधर घूम घूम के इधर चला जाता है, ये भी तो पॉसिबल था ना। यस सर। आपने कभी चलाई है वो जो खेलते थे हम एक जमाने में, वो अगर किसी बॉडी को हम ऐसे घूम गोल गोल घुमाए ना, ऐसे किसी बॉडी को, फिर छोड़े हाथ से बाहर, तो वो क्या हो जाता है, वो ऐसे चला जाता है यस इधर। सर, वो तो जाता है। तो अगर इसने कहा ये अगर ऐसे ही घूमते तो फिर तो एक जगह पे इधर भी जा सकते थे एटम से बाहर। लेकिन नहीं, फोर्स है ना, अट्रैक्टिव हाँ, फोर्स। फोर्स की वजह से हर जगह पे फोर्स है। यस सर। हर जगह पे फोर्स है तो होता क्या है कि यहाँ पे भी इसके साथ ये बाउंड है, यहाँ पे भी, यस सर। मतलब ये रिवॉल्व तो हो रहे हैं लेकिन दे आर इन द ऑर्बिट्स, ये बाहर नहीं जाएंगे। सो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की या इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, यस सर। तो ये तो था पूरा रादरफोर्ड, ये जो अपना रादरफोर्ड था उनका मॉडल मॉडल एटम। एटम। ठीक है, रादरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। अब इसमें एक पॉइंट एक है, वो लास्ट को हम कर लेते हैं, उसके बाद हम क्लोज कर लेते हैं। जो समझ आ गया ये पूरा रादरफोर्ड यस। मॉडल? अब देखिए, अब एक पॉइंट जो है ये बता रही कि वॉल्यूम अगर आपको कैलकुलेट करना हो किसी भी स्फीयर का वॉल्यूम किसके बराबर होता है, वॉल्यूम किसके बराबर होता है, फॉर्मूला 4/3 पाई आर, वो 4/3 पाई आर स्क्वायर पायर स्क्वायर और पायर क्यूब। क्यूब। क्यूब इसको याद रखो, 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब किसी भी ऐसे स्फीयर हो आपका, उसका वॉल्यूम, ये आपका सेंटर है तो सेंटर से एंड पे हो गया रेडियस आपका, यस सर। तो 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा, एक एटम का रेडियस होता है 10⁻⁻10 मीटर्स, कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर। ये मैंने कल भी बोला था, ये किसके बराबर है? 1/10⁻10। मतलब ऐसे, यस सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब बहुत कम। लेकिन आगे यूनिट क्या है, मीटर्स, मीटर आप समझते हैं ना, मीटर। आपको अगर आपने अगर आपने कुछ अगर आपने क्लॉथ्स की दुकान पे अगर आप गए हो दर्जी यस के सर। पास, यस सर। उनके पास वो एक स्केल होती है, ठीक है ना, स्केल होती है, तो वो मीटर होता है उनके पास, ठीक है ना, उनके तो ये उसी मीटर में ये मापा जाता है, ये डिस्टेंस। ठीक है, यस सर। इसका यूनिट है, जैसे मैंने बोला था कल, द यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, कूलम। यूनिट ऑफ मास इज केजी, केजी। यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, मीटर। यस मीटर। सर। ठीक है, इसकी पूरी जो लेंथ है दैट इज 10⁻, यानी जो रेडियस है इसका ये -10। 10⁻⁻10 मीटर्स, मतलब बहुत कम। यस। ये तो किसका हो गया, रेडियस ऑफ रेडियस। न्यूक्लियस, सो ये हो गया रेडियस ऑफ एटम, नॉट न्यूक्लियस। ठीक है, रेडियस ऑफ एटम, तो एटम के अंदर अब है न्यूक्लियस, ये तो इसका एटम के अंदर न्यूक्लियस है तो इसका तो रेडियस बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो इसका रेडियस होता है 10⁻⁻15 मीटर्स, न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस का। आइए इसको याद रखने बड़ा इंपॉर्टेंट है। यस। तो एटम का जो रेडियस है दैट इज 10⁻⁻10 मीटर, -10। और न्यूक्लियस का रेडियस क्या है, 10⁻⁻15। क्योंकि ये कम है ना इससे, क्योंकि ये इधर है यस आगे। सर, बहुत कम। तो अब वॉल्यूम निकालना है हमें, वॉल्यूम इजी हम निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ एटम कैसे करेंगे इसको, बहुत इजी है, 4/3 पाई मल्टीप्लाइड बाई आर क्यूब, आर क्या आएगा इधर, 10⁻⁻10 -10 होल 3। क्यूब। ठीक है, बात समझ आई? यस और सर। ऐसे हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, क्या बनेगा वो, 4/3 पाई रेडियस क्यूब, रेडियस कितना है इसका, 10⁻⁻15। होल 3। अब दोनों को रेशो करो, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस बाय वॉल्यूम ऑफ एटम, तो 4/3 पाई, और नीचे भी 4/3 पाई, यहाँ कौन सा क्यूब आएगा, 10⁻⁻15, 10। अच्छा। यस। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस। 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 यहाँ पे क्या आएगा, 10⁻⁻10, -10। तो ऊपर भी ये कट जाएगा तो नीचे भी ये कट जाएगा। ठीक, क्लियर? इसको करना है हमें सॉल्व, क्या बनेगा, 3 × 15 क्या हो गया, 45,
45. Yes, sir. ऐसी है, डिवाइड बाय 3 इंटू 10 30. 30। अब इसको सॉल्व करना है, इसको लेके आ जाओ ऊपर, क्या बनेगा? पॉजिटिव में आ जाएगा. पावर माइनस 45 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर, -30 ये ऊपर आके प्लस बनेगा। प्लस में हो जाएगा. डिवीजन जब ऊपर आता है तो ये मल्टीप्लाई होके आता है, और ये जो पावर है जैसे ऊपर आएगा तो ये साइन चेंज करेगा। तो बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिट, पर यहाँ माइनस होगा. क्या बनेगा? माइनस होगा. और माइनस 15 -15. रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस टू द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एटम इज 10 पावर माइनस, तो मैं लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एटम मल्टीप्लाइड बाय 10 to the raised by -. आए समझिए, या लिखने की जरूरत नहीं है सर, ठीक है? Yes, sir. वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज 10 to the power minus 15 multiplied by the volume of atom। Yes, आया sir. समझ? Yes, sir. ठीक है, तो बस ये था पूरा आपका रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। इसके बाद हम देखते हैं जो नेक्स्ट मॉडल होगा वो आप नेक्स्ट क्लास में देख लीजिए कल, ठीक Yes. है? Okay. तो अगर कोई क्वेश्चन है तो आप बता सकते हो, नहीं तो हम